नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बिहार में बाढ़ की आशंका और तेज हो गई है क्योंकि सूबे के अधिकांश हिस्सों में एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई है। पटना में भी आज मौसम ने करवट ली और जमकर बारिश हुई। हालांकि इस बारिश से राजधानी वासियों को गर्मी से थोड़ी राहत भी मिली है। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। पिछले कुछ दिनों से भीषण तपीस झेल रहे राजधानी पटना के लोगों को आज राहत मिली है। मौसम ने अचानक से करवट ले ली है और मौसम सुहावना हो गया है। इस वक्त आप तस्वीरों में बादलों को देखिए, किस कदर बादल घुमड़ कर आए हैं राजधानी पटना के ऊपर। और निश्चित तौर पर मौसम जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को सुकून दे रहा है। लोग देख सकते हैं आप तस्वीरों में, अपार्टमेंट में अपने छतों से बाहर निकले हैं इस मौसम का लुत्फ लेने के लिए। और पिछले कुछ दिनों से जो गर्मी की स्थिति बनी हुई थी उसमें थोड़ी बहुत अब आज राहत मिली है लोगों को। और अभी से थोड़ी देर पहले मौसम जब भगवान सूर्य, भगवान भास्कर सामने थे तो लोग गर्मी से बेहाल थे। लेकिन एक तरफ पर्यावरण के लिहाज से भी बात कर लें तो मौसम जो पर्यावरण है वो पटना का बेहतर है। मौसम ने भी अब करवट ले ली है और ऐसे में राजधानी वासी निश्चित तौर पर इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। और आप भी अपने पूरे परिवार के साथ इस मौसम का मजा लीजिए, क्योंकि पिछले कई दिनों से आप भी गर्मी से बेहाल थे। और ऐसा कहा जा रहा था कि मानसून जो है वो कमज़ोर पड़ गया है, लेकिन अभी भी बारिश की कुछ बूंदें हमारे ऊपर भी गिर रही हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18। तो बारिश हुई है, पटना का मौसम खुशनुमा हो गया। उधर नेपाल के तराई क्षेत्रों में फिर से तेज बारिश हो रही है। वाल्मीकि नगर और आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 72 घंटे तक भारी बारिश होगी। बगहा में जल संसाधन विभाग के साथ ही जिला प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर है। बारिश के कारण गंडक बराज पर आंशिक वृद्धि दर्ज की गई है। यहाँ गंडक नदी में 1,70,000 क्यूसेक पानी का बहाव हो रहा है। बारिश के साथ ही जल स्तर में वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। तो सिर्फ नेपाल की तराई ही नहीं बल्कि बेतिया में भी सुबह से ही लगातार जोरदार बारिश हो रही है। ऐसे में पूरा शहर जलमग्न हो गया है। इस जोरदार बारिश का असर नदियों के जलस्तर पर भी पड़ेगा। ऐसे में एक बार फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। और कोसी का कहर इस साल भी जारी है। पानी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। सहरसा की बात करें, यहां पर चितवन गांव के हर तरफ पानी ही पानी है, लेकिन बच्चों ने इसके बीच में ही कबड्डी का मैदान खोज लिया है और जमकर कबड्डी खेल रहे हैं। कोसी की गोद में हो रही कबड्डी को रवि एस नारायण की इस रिपोर्ट से देखिए। एक तरफ कोसी जहां लोगों की जिंदगी के साथ खेल रही है, वहीं यहाँ के बच्चे कोसी के गोद को ही खेल का मैदान बना लिया है। आइए आपको आज दिखाते हैं कि एक ऐसा अनोखा ग्राउंड जो शायद इससे पहले आपने देखा होगा। ये कोसी के बीच, बाढ़ के बीच में एक छोटा सा जगह जो यहाँ का कबड्डी का मैदान बना हुआ है। और यहाँ के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे इसे खेल का मैदान बनाए हुए हैं। और जिस ढंग से बाढ़ यहाँ पे आई है उसका ना तो डर है बच्चों को और ना ही किसी ढंग का खौफ। और यहाँ पे कबड्डी जो है वो जम के खेल रहे हैं। और इस ढंग से जैसे कबड्डी खेल रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोसी के ठीक बीचों बीच ये ग्राउंड जो है वो शायद दुनिया का एक अनोखा कबड्डी का मैदान होगा जो इस ढंग से आपने पहले कभी देखा होगा। यहाँ पे सांसें जो हैं वो लगातार चलनी चाहिए, क्योंकि सांस अगर टूटी तो आप खेल से बाहर। ठीक वैसे ही जिंदगी की सांस भी जो है वो चलनी चाहिए। कोसी के इस बाढ़ में जिंदगी की सांसें भी चलती रहती हैं और यहाँ के बच्चे जो हैं वो खेलते भी हैं। बताइए, आप लोग यहाँ पे खेल रहे हैं, डर नहीं लगता? नहीं, डर क्यों लगेगा? नहीं, क्यों? इसी गांव में तो हम लोग रहते हैं। तो यहाँ पे चारों तरफ बाढ़ आया हुआ है, बाढ़ के बीच हम लोग कबड्डी खेलने नहीं डर लग रहा है? नहीं, यहाँ तो हम सब बहुत बचपने से रह रहे हैं। देखिए आप छू गए? हाँ। आप गेम से बाहर हो गए? हाँ। अच्छा, यहाँ पे डर लग रहा है? नहीं नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि हम ही इस मट्टी का बच्चा है तो क्यों डर लगेगा? अच्छा, मट्टी के बच्चा है इसलिए नहीं डर लग रहा है? जी। शुरू से बाढ़ देखते आए हैं? हाँ। हम लोगों को तो बहुत डर लग रहा है, चारों तरफ पानी ही पानी है। हम लोग का नहीं लगता, हम इसी गांव का है, इसी गांव डरूंगा तब कहाँ जाऊंगा। ये एक जो बात कही है बच्चे ने कि इसी गांव के हैं, अगर इस गांव से अगर डरे तो फिर कहाँ जाएंगे। और इनकी रफ्तार जो है वो भी देखी जा सकती है, इनकी रफ्तार बहुत तेज है। भाई, आप यहाँ पे कब से सुबह रोज खेलते हैं? रोज खेलते हैं। रोज खेलते हैं? हाँ। बाढ़ के बीच में? हाँ। अच्छा, डर नहीं लगता? नहीं। और दिन भर कैसे रहते हैं आप लोग? दिनचर्या कैसी रहती है? पूरा दिन क्या करते हैं? पूरे दिन धार में लाते रहते हैं।
धार में नहाते रहते हैं। हाँ। और क्या कुछ नहीं काम धंधा है, उस नहाते रहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कोसी के बीचों बीच ये कबड्डी का जो मैदान है वो ना सिर्फ बच्चों का खेल का मैदान है बल्कि इनकी जिंदगी का एक हिस्सा है, एक जिंदगी की सीख देने वाली, जिंदगी को मजबूत बनाने वाली एक कहानी भी है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 सहरसा। कोसी ऐसे तो बहुतों को डरा रही है, लेकिन इन बच्चों में कोई डर नहीं है। दरभंगा की खबर की अब बात करते हैं। यहाँ जमींदारी बांध फिर से टूट गया है। कमला नदी पर बना जमींदारी बांध केवटी प्रखंड के गोपालपुर गांव के पास टूटा है। इससे पहले भी 17 जुलाई को 2 जगहों पर यह बांध टूटा था। बांध टूटने के बाद एक बार फिर बांध से सटे गांव में कमला नदी के बाढ़ का पानी फैलने लगा है। तस्वीरें देखिए, भयावह तस्वीर। एक बार फिर से जमींदारी बांध टूटा है और उसके बाद पूरे गांव में पानी फैल रहा है। समस्तीपुर के बिथान में 15,000 की आबादी नाव पर निर्भर है। करेह नदी के किनारे बसे नरपा, छेछनी समेत कई पंचायत के लोग बरसात के मौसम में नाव की सवारी करते हैं। यहाँ के लोगों को रेल और सड़क पुल का सपना आज तक पूरा नहीं हो पाया है। हमारी टीम नाव से पार कर नरपा पहुंची, जहां नदी पार करने के बाद बांध तक जाने के लिए साइकिल की सवारी की और इलाके का हाल जाना। देखिए संवाददाता रजनीश कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज़ादी के 73 साल बाद भी समस्तीपुर के बिथान के लोगों की तकदीर नहीं बदली। एक तरफ बागमती का कहर तो दूसरी तरफ आवागमन बाधित, यानी बरसों से लोग जो है नाव के मोहताज होते रहे हैं, नाविक का इंतजार करते रहे हैं। ना तो रेल पुल बन सका, ना ही यहाँ पर चलने के लिए सड़क है। न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। समस्तीपुर से तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर ये बिथान प्रखंड है और देखिए बिथान प्रखंड से 4 किलोमीटर की दूरी पर हम अभी मौजूद हैं। ये नरपा छेछनी पंचायत के आसपास का इलाका है, जहां पर बागमती का पानी आप देख सकते हैं फैल रहा है। ये जो पुल है आप देख रहे हैं कि ललित नारायण मिश्रा जो तत्कालीन रेल मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने नींव डाली थी, उद्घाटन किया था, उसके बाद भी पुल नहीं बन सका। फिर रामविलास पासवान जब रेल मंत्री हुआ करते थे, उनका ये क्षेत्र भी था, तब जाकर उन्होंने कुछ दूर तक, कुछ हद तक काम किया और ये देख सकते हैं कि रेल पुल जो बना है तकरीबन 300 मीटर तक, उसके बाद फिर से पाए का निर्माण करके छोड़ दिया गया है। यानी 15 साल से लोग जो है इंतजार कर रहे हैं ये अधूरा काम कब पूरा हो गया, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। सरकारें बदली, उम्मीदें लगातार बढ़ती गई, लेकिन आज तक सपना साकार नहीं हुआ। कुछ लोग हैं, जरा बात करें। बाबा, क्या सब परेशानी होती है और क्या लग रहा है कि रास्ता कैसा है आप लोगों? रास्ता तो देखते हैं बड़ा दिक्कत है जाने आने में, बिना लोग के नाव द्वारा से नहीं जा सकता है। कॉलेज जाते होंगे, स्कूल जाते होंगे, साधन क्या? साधन बस एक यही है, नाव साधन। और दूसरा कोई उपाय नहीं? कोई उपाय नहीं है। बच्चे भी जब भी जाते हैं पढ़ने के लिए तो साइकिल से आते हैं, नाव टपते हैं, तब जाते हैं वहाँ। जाने का साधन अगर बाइक से भी जाना है तो नाव पे ही जाना पड़ता है। तो स्थानीय लोग थे हमारे साथ और आपने देखा कि यही वो पुल है जो सिर्फ हाथी का दांत बनकर रह गया, काम तो हुआ नहीं। जो यूथ हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अगर स्कूल भी जाते हैं, कॉलेज भी जाते हैं, तो देखिए नाव पर साइकिल है और साइकिल पकड़कर वो खड़े हैं। यही रास्ता है, यही जो नदी है, यही एक रास्ता है। तकरीबन 40 से 50 गांव को ये नदियां जोड़ती है और उसके बाद जो लोग सफ़र करते हैं, देखिए किस तरह से मौत का रोज सफ़र होता है। यानी आज तो लॉकडाउन है, भीड़ भाड़ कम है, लेकिन जब लॉकडाउन नहीं रहती है तो लोग जो है इसी नाव पर तकरीबन 40 से 50 लोग सवार होकर और तब जाकर बिथान जाते हैं या बाजार जाते हैं। तो ये तकदीर का फसाना जो है किसे सुनाएंगे जाकर जो यहाँ के लोग हैं। सबसे बड़ी बात है कि सरकारें बदलती गई, वादे होते रहे, आश्वासन मिलता रहा, लेकिन आज तक ना तो रेल पुल बन सका और ना ही सपना साकार हुआ। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, बिथान, समस्तीपुर। तो देखा, यहाँ साल के साल ऐसे हालात होते हैं, लेकिन अभी भी स्थिति जस की तस है। इधर छपरा के तरैया में गंडक नदी का जलस्तर कम होने लगा है, लेकिन लोगों की परेशानी अभी बरकरार है। अभी भी दर्जनों गांव में पानी भरा हुआ है और लोगों के घर पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ से बेहाल इन गांव के लोग तटबंध पर शरण लिए हुए हैं और यहाँ के लोगों के लिए सिर्फ नाव ही एकमात्र सहारा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से सिर्फ 5 नाव चलाई जा रही है। ये तो घर और में सब धूप ढाके सब सामान वामान सब नीचे सब भी भाज गल बाटे। बहुत दिक्कत हो गल बाटे, हमनी के सुते बैठे के, खाना पीना के, सब चीज के दिक्कत हो गल बाटे।
बहुत दिक्कत हो गल बाटे। माल जल लेके जा पानी से हमने के तिरपाल नहीं के, घर में पानी डूब गल बा, खाना पीना के व्यवस्था भी नहीं थी। तो हमने के और कुछ लागेला कि ना, कुछो केहू नहीं थे, कोई कुछ नहीं कर। वहीं गोपालगंज में बाढ़ से बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। ऐसे में कई घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है। ऐसे ही लोगों के लिए सरकार की ओर से कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है। यहाँ का जायजा लिया हमारा संवाददाता आनंद अमृतराज ने। पूड़ी बनाने का है, प्रशासन की तरफ से भी खाने पीने का व्यवस्था किया जा रहा है। इस वक्त पूड़ी छाना जा रहा है। अमूमन बाढ़ में पूड़ी बना होता है, लेकिन सुबह चूंकि अभी हमें जानकारी मिली कि सुबह का नाश्ता पूड़ी में। आप ये बताइए, आपका नाम क्या है? तबरेज आलम। अच्छा तबरेज जी, ये सुबह का नाश्ता पूड़ी बना रहा है, कोई आदेश आपका कि पूड़ी बनाना है? जी आदेश तो नहीं है, फिर भी हमारे पास सामान है तो हम बना दे रहे हैं। तो क्या क्या खिलाते हैं सुबह, दोपहर, शाम, रात, क्या मिलता है? कल तो चावल दाल सब्जी, आज पूड़ी बन रहा है और 12 बजे के बाद से दाल चावल सब्जी बनेगा। अच्छा ये सुबह का नाश्ता? हाँ हाँ, सुबह से 9-10-11 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक ये सब खाएंगे। उसके बाद से लेकर जाते हैं खाना वाना पैक करवा कर और खाते हैं सब बैठ कर। तो कितने लोगों को दिन भर में खिला देते हैं? कम से कम 1300, 1300, 1200, 1250 यही आदमी। तो लगातार आप लोग का हाथ चलते रहता है नहीं? जी जी, रुकना नहीं है। अच्छा तो वो देखिए, हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं कि लगातार हाथ चल रहा है, पूड़ी बेला जा रहा है और चावल दाल भी बनता है। तो ये सरकार की तरफ से कोशिश है। हमारी कोशिश सिर्फ ये थी ये दिखाने की कि सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो प्रयास क्या है। तो फिलहाल कई सारे, अच्छा कितने गांव के लोग आते हैं? ये 4-5 गांव के लोग आते हैं, इधर से आते हैं और इधर से आते हैं और ये सब गांव के तीन गांव तो यही है, 3 टोला। अच्छा मतलब 4-5 गांव के लोग आते हैं? 5 गांव के लोग आते हैं। तो आपके ऊपर तो बड़ी जिम्मेवारी है जी। थकते नहीं है? नहीं सर, नहीं थकते हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? धर्मवीर। धर्मवीर भाई, थकते नहीं है? नहीं सर, नहीं थकते हैं हम लोग। तो कितना पूड़ी बेल लेते हैं दिन भर में? जितना बिल आ जाए जितना बिल लेते हैं हम लोग। क्या भाई आपका नाम क्या है? राहुल कुमार। राहुल, दिन भर में कितना पूड़ी बना लेते हैं, कितना खाना बनाते हैं, कितना लोग हैं? कभी बनाया इतना खाना? जी बनाए, बहुत बनाया है इसी काम में। यहीं पर भी बना रहे हैं। तो थकावट नहीं होती? नहीं, लोगों को सेवा करने में कैसा लग रहा है? आदत पड़ गया है सर, आदत पड़ गया है। तो आदमी को खाना बनाकर खिलाने में आदत पड़ गया है। अच्छा लगता है नहीं? जी तो हम लोग यही काम करते आ गए, यही काम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये अच्छी बात है कि इनके चेहरे पे जरा भी फिक्र नहीं है और लगभग एक दिन में 1000 से 1200 लोगों का खाना ये बनाते हैं और खिलाते हैं। और इनके कदम लगातार चल रहे हैं, लगातार ये न इनके हाथ रुक रहे हैं, न ही इनके चेहरे पे सिकन हो रहा है। तो यही हम दिखाना चाह रहे हैं कि भाई बाढ़ प्रभावित लोग परेशान हैं और उनकी सेवा में भी कई ऐसे लोग हैं जो दिन रात लगे हुए हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, गोपालगंज। कुछ और खबरों की बात करते हैं। कोरोना संकट के बीच बिहार दौरे पर केंद्रीय टीम पटना पहुंची है। हम आपको बता दें, 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम पटना पहुंची है। कोरोना की रोकथाम और उपायों पर बात होगी। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें, पहले ये खबर थी कि कोरोना संकट का जायजा लेने के लिए बिहार में केंद्रीय टीम पहुंचेगी। टीम पहुंच चुकी है। 3 सदस्य इस टीम में शामिल हैं। कोरोना की रोकथाम और उपायों पर बात होगी। जिस तरह से बिहार में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अंदेशा ये जताया जा रहा है कि बिहार जो है वो हॉटस्पॉट बन सकता है, कोरोना विस्फोट यहां पर हो सकता है, उसी को देखने के लिए अब केंद्रीय टीम यहां पर आकलन करने के लिए पहुंची है। यहां क्या स्थिति है वो जानेगी, उसके बाद क्या उपाय किए जा सकते हैं, किस तरह से स्थिति को बेहतर किया जा सकता है, उसका आकलन टीम यहां पर करेगी। 3 सदस्यीय टीम इस केंद्रीय टीम में शामिल है, जो कि टीम पटना पहुंच चुकी है। अब किस तरह से कोरोना की रोकथाम की जाए, उसके उपायों पर चर्चा करेगी ये टीम। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। हर रोज कोरोना के मामले जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। बिहार में लगातार कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए और लोगों को इससे बचाया जा सके। इसी को लेकर चर्चा करेगी ये केंद्रीय टीम, जो कि पटना पहुंच चुकी है। 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम अब कोरोना की रोकथाम और उसके उपायों पर चर्चा करेगी।
बिहार में बढ़ते कोरोना के कहर से निपटने के लिए रेल मंत्रालय ने राज्य सरकार के सहयोग से 15 स्टेशनों पर 20 रेलवे कोच को आधुनिक चिकित्सा उपकरणों के साथ आइसोलेशन कोच में तब्दील किया है। कटिहार जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर भी ट्रेन की बोगियों को कोविड-19 आइसोलेशन कोच में तब्दील किया गया है। हालांकि अभी तक इस कोच में किसी भी मरीज को नहीं लाया गया है, लेकिन जरूरत की स्थिति में ये कोच पूरी तरह सेवा देने के लिए तैयार है। कटिहार जंक्शन पर कोविड के रेलवे कोच का जायजा लिया संवाददाता सुब्रत गुहा ने। कोरोना के बढ़ते कहर के बाद देश के कई प्रमुख स्टेशनों में इस तरह का आइसोलेशन कोच लगाया गया है। आप देख सकते हैं ये कोच है, ये कटिहार जंक्शन पर खड़ा किया गया है और इस कोच में क्या क्या सुविधा उपलब्ध है। हालांकि अभी तक कटिहार के इस कोच में आइसोलेशन में इस तरह का मरीज तो नहीं आए, लेकिन रेलवे की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से क्या क्या सुविधा है इस कोच में और किस तरह से कोरोना मरीजों को यहाँ लाभ मिल सकता है, ये दिखाते हैं। इस कोच में क्या क्या है देखिए। जैसे ये कोच है, कोच में तमाम जो रेलवे के तरफ से ये कोच दिया गया है और जिला प्रशासन की तरफ से ये व्यवस्था किया जा रहा है। इसमें ऑक्सीजन के सिलेंडर सबसे प्रमुख जो है, जब मरीज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी इंस्टॉल कर दिया गया है और जो तमाम सुविधा है हाइजीनिक साफ सफाई वो व्यवस्था के कुछ लोग हैं लगे हुए। क्या क्या व्यवस्था है इसमें, क्या क्या व्यवस्था किया जा रहा है? सफाई के लिए ऑक्सीजन भी है और पेस्ट कंट्रोल हो रहा है, रोडेंट भी हो रहा है और मेडिकल के लिए सब व्यवस्था है। किनके तरफ से किया जा रहा है? रेलवे की तरफ से। अच्छा, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। अभी तो मरीज नहीं आए हैं? जी नहीं, अभी नहीं आया। क्या बोला गया मरीजों इसके बारे में? जब आएंगे तो इसी में रखा जाएगा। कितना व्यवस्था किया गया? इसमें तो पूरा व्यवस्था है सर, पूरा कोच में है। तो ये विशेष ट्रेन है और ये पूरी व्यवस्था किया गया है ताकि कोई भी जो स्थिति है, अब जो भयावह होने की बात हो रहा है, उस स्थिति में निपटने के लिए ये तमाम व्यवस्था किया गया है ताकि लोगों को कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो आप देख सकते हैं आधुनिक उपकरणों से पूरी तरह से लैस यहाँ पर व्यवस्था की गई है और किसी तरह की परेशानी ना हो इस कोविड केयर कोच में, इस बात का पूरा ख्याल यहाँ रखा गया है। हालांकि अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, लेकिन अगर स्थिति ज़्यादा बदतर होती है तो इसका इस्तेमाल भी किया जाएगा और सहायता भी जाहिर तौर पर मिल सकेगी। कटिहार की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से रेलवे अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है मदद करने के लिए कोविड-19 के अटैक पर। एक तरफ बाढ़ तो दूसरी तरफ कोरोना, इन दोनों के कहर ने मखाना की खेती करने वाले किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। सहरसा के नौहट्टा प्रखंड के किसान इन दिनों बदहाल स्थिति में हैं। लॉकडाउन के कारण बाजार बंद हैं और मखाने का भाव नहीं मिल रहा है। वहीं कोसी की आए बाढ़ ने मखाना की फसल को तबाह कर दिया है। किसान अपनी पूंजी निकालने के लिए मखाने को किसी भी कीमत पर बेचने के लिए तैयार हैं। पिछली बार जहां किसानों को 13,000 प्रति क्विंटल का भाव मिला था, वहीं इस बार 6,000 भी मिलना मुश्किल हो रहा है। मखाने की खेती कर रहे किसानों का हाल जानने की कोशिश की संवाददाता रवि एस नारायण ने। एक तरफ बाढ़ और दूसरी तरफ कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन ने मखाना की खेती करने वाले किसानों की कमर तोड़ के रख दी है। अभी हम सहरसा के नौहट्टा प्रखंड में हैं और आपको बताते हैं कि ये देखिए, ये यहाँ का सबसे बड़ा इलाका है जहाँ पे मखाना की खेती होती है और ये पूरा क्षेत्र जो है वो मखाना की खेती के लिए जाना जाता है। लेकिन इस बार की जो स्थिति रही है, जिस ढंग से कोरोना के कारण लॉकडाउन रहा है, बाजार सुस्त रहा है, यहाँ पे जो मखाना की खेती करने वाले जो किसान हैं, जो लोग हैं, उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचा है। और यहाँ से हम जानने की कोशिश करते हैं, आप लोग मखाना की खेती करते हैं? जी। इस बार की क्या स्थिति है? बहुत स्थिति गड़बड़ है सर, यहाँ का मखाना का बहुत स्थिति गड़बड़ है। रेट भी नहीं है, किसान लोग जो रेट में लिया है जमींदार से, वो जमीन का उसका लॉस भी नहीं पूरा हो रहा है, पूरा क्षति में जा रहा है ये लोग। तो आप लोग कर्जा लेकर के? हाँ, कर्जा लेके हम लोग खेती करते हैं सर। कितना कर्जा लिए थे? हम लोग कर्जा लिए हैं 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक लेते हैं हम लोग। इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना है, लेकिन कुछ ही देर में देखिए जोहार झारखंड।